हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आज के अपने यूथ के बारे में, उनके फ्यूचर को लेकर के कुछ बात करना चाहूँगा कि मुल्क के क्या हालात हैं और जो आज का यूथ है इसका क्या फ्यूचर है। देखिए, हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते या नहीं जान करके नहीं समझना चाहते। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि वो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दे रही है, यानी आवर पॉपुलेशन इज़ अराउंड 140 करोड़। तो 80 करोड़ को राशन देने का मतलब ये है कि अराउंड 60% ऑफ पॉपुलेशन इस काबिल नहीं या इतना अर्न नहीं कर पाती कि वो अपना पेट भर के खाना भी खा सके, और उसे एक फ्री राशन पर गवर्नमेंट की मदद पर डिपेंड करके सर्वाइव करना पड़ रहा है। साथ साथ किसान जो नॉन लेस देन 20 करोड़, उन्हें आप 6,000 रुपये साल या 500 रुपया पर महीना पर मंथ देते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि जिनकी हम कीमत दुगनी करना चाहते हैं, उनके बारे में क्या क्या बात करते हैं, उन्हें अंदाज़ा बताते हैं कि उनकी माली हालत क्या है, कि वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये महीना की भीख के लिए इंतज़ार करते हैं और उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग इस काबिल ही नहीं कि वो अपना पेट भर सकें, लिहाजा वो आगे की बात डेमोक्रेसी की या राइट्स की या डिग्निटी की कहाँ से करेंगे। अब आइए हमारे यूथ के ऊपर, चूँकि आपने एजुकेशन को इतना बर्बाद कर दिया, उसके कमर्शलाइजेशन कर दिया, उसे एक इंडस्ट्री की तरह बना दिया कि बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज, और बाहर आकर के उन्हें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने आँख बंद करके हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलवा दिए। यूपी में इट वाज अराउंड 1000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब से 7-8 साल पहले, 2010, 11, 12 उधर आए, और गांव का एक जो बहुत गरीब फैमिली से था, इधर से उधर से सभी लोगों को एक प्रोपेगेंडा हुआ कि बीटेक करिए। उन्होंने बीटेक किया। एक तरफ तो कॉलेजेस में जो करप्शन था वो अब खुल रहे हैं कि उन्होंने नाम है जैन, शर्मा और दलित बनाया, उसके नाम से स्कॉलरशिप लिया और दुनिया भर का धन गवर्नमेंट का लूटा। दूसरी तरफ चूँकि टीचर्स ना तो कॉम्पिटेंट टीचर्स थे, ना मिल रहे थे और ना लेना चाहते थे। चूँकि टीचर्स की तनख्वाह इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी 10,000 से 25,000 के बीच है। मे बी 5% 25,000 से ऊपर हों, लेकिन 90% टीचर्स की सैलरी लेस देन 25,000 है। जबकि गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में 1 लाख तनख्वाह, 80,000 तनख्वाह है। तो जाहिर है किस तरह का टीचर आएगा वहाँ। ये वही टीचर आते हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री ले ली, हाई स्कूल 12th में जब सेकंड क्लास थे 45%, और नकल करके उन्होंने पास किया। और पास करते जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना वहाँ टीचर थे, ना लैब थी, ना इंस्ट्रक्टर थे, कुछ आता जाता नहीं। इन कॉलेजेस को इस तरह के बच्चे मिल जाते हैं एज ए टीचर, सस्ते, उनसे वो पढ़वाते हैं। तो ज़ाहिर ये बच्चों को बेचारों को नॉलेज कहाँ से आएगी। जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनमें से 50% बच्चों की तो सैलरी 25,000 से कम है, 15 और 25 के बीच में, और थोड़े से बच्चों की 25 से 50 के हैं, और हार्डली 5 to 10% 50,000 से ऊपर है। तो जो बच्चे बड़े सिटीज़ में 20,000 या 25,000 रुपये महीना पे काम कर रहे हैं, इन बड़े सिटीज़ में लाइक गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है, 10,000 रुपये में तो एक कमरा मिलता है रहने के लिए। ये बेचारे 2-2 बच्चे लेते हैं, ज़मीन पर लेटते हैं।
12 घंटा ड्यूटी है, उन्हें सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती, थके थकाए आएंगे, सो जाएंगे। तो इस वक्त उन्हें वो जो 20,000 या 15,000 या 25,000 मिल रहा है, वह जो जेब खर्च है, पेरेंट्स को वो देते नहीं, देने की ज़रूरत नहीं समझते, और वो बेचारे अपना खर्चा चला रहे हैं, दे आर हैप्पी। लेकिन आज का जो ये यूथ है, कल को ये शादी करेगा, इसकी अपनी फैमिली होगी, अपने बच्चे होंगे, इसे घर की ज़रूरत होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिएगा, तो वो कहाँ से आएगा? तो माँ बाप रहेंगे नहीं उस वक्त। और अभी भी कुछ माँ बाप तो हैं जो इन बच्चों को तनख्वाह से उन्हें कोई मतलब नहीं, जो कमाते हो बेटा खर्च करो। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्जा लेके इन्हें पढ़ाया और सोचते थे ये कुछ कमाएंगे तो हमें मदद करेंगे। वो मदद करना भी चाहें बच्चे तो कहाँ से करें, तनख्वाह ही नहीं है। तो ये बताइए अब से 15 या 20 साल बाद जो सिचुएशन आएगी, गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म हो गए, 90% से ज़्यादा जॉब्स प्राइवेट में हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। शाम को आप काम करके आते हैं, सुबह ही आपको गेट पर रोक देते हैं कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ जाएगा वो? आपने उसे 25 साल से 35-40 साल तक रखा, 40 साल में बाहर कर दिया, अब उस पर तो कोई जॉब नहीं, वो दूसरा कुछ जानता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी मुल्क के सामने क्राइसिस है, जो उन बच्चों की क्राइसिस है, गवर्नमेंट की क्राइसिस है, हमारे समाज की क्राइसिस है। लिहाजा ज़रूरत है इसकी कि हम इसे बहुत गौर से सोचें और इस तरह का माहौल बनाएं कि पीसफुल माहौल रहे, मुल्क में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन बच्चों को जॉब मिले। जॉब देना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन दो तरह की हुकूमत होती हैं, एक तो ये कि हर को वो डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की कराना चाहते हैं। एक हुकूमत ये होती है कि सबको इतना गरीब कर दो कि उसे खाने के लाले पड़ जाएं, और जब वो भूखा है अगर उसके झोली में 2 रोटी डाल दी तो ही इज़ हैप्पी कि भगवान इन्हें लंबी उम्र दे, इन्होंने मेरी जान बचा ली, 2 रोटी दी है। उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो तो उसी तरफ ले जाया जा रहा है कि 100 करोड़ डिपेंडेंट हैं फ्री उसके ऊपर, और तनख्वाहें जो बच्चों की वो सब आपके सामने है। साल में 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख का मतलब 30,000 रुपये महीना, और अदरवाइज 25,000, 3 लाख का मतलब 25,000 रुपये महीना। तो इन बच्चों का होगा क्या? कल इन्हें शादी करनी है, फैमिली बसानी है, इन्हें घर भी चाहिए, इन्हें बच्चों की तालीम के लिए चाहिए, इन्हें मेडिकल हेल्थ के लिए चाहिए। ये कहाँ से आएगा? तो हम बड़े बड़े क्लेम करते हैं। शायद हम ये सोचते हैं कि अगर 140 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ ही ठीक रहे और 120 करोड़ इस काबिल हो जाए कि वो खाएं ना पिए ना, उन पर कुछ ना हो, सिर्फ गवर्नमेंट की फ्री बीज पर डिपेंड करें, तो हुकूमत बहुत आसानी से चलेगी। वो तो उसी में खुश होंगे जो आज हो रहा, जिसे 5 किलो गेहूँ दिए उससे कहते हैं वोट दो, हमने तो आपको 5 किलो गेहूँ दिए। हम कहाँ ले जाएंगे इस सोसाइटी को? हम चाहते हैं कि 20 करोड़ रहें। 20 करोड़ एक मुल्क के लिए बहुत है, मार्केट भी चलेगा आपका, इंडस्ट्री जो पैदा करेगी वो खाने वाले भी। 20 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, और मुल्कों की तो पॉपुलेशन है 1 करोड़ और 1 करोड़ से कम है ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़, और अब तो 140 करोड़ हैं। तो शायद हमारे बड़े यही सोच रहे हैं कि बेहतर तरीके से हुकूमत तभी चलेगी जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, 120 करोड़ के ज़्यादा लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन आ जाएं, जो ना तो ह्यूमन राइट का उन्हें पता हो, ना उन्हें फ्रीडम का पता हो, ना सेकुलरिज्म का पता हो, ना डेमोक्रेसी का पता हो, सिर्फ उन्हें ये पता हो कि हमें को 2 रोटी कौन दे रहा है, उसे वोट दे देंगे। तो रिवाज करना भी आसान है, खर्चा भी कम। और 20 करोड़ लोग ज़ाहिर है हिंदुस्तान में ऐसे हो जाएंगे, वो हैं जो इंडस्ट्री चलाएंगे, दुकानें चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, वो हवाई जहाज़ में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे, हर चीज़ भरी हुई नज़र आएगी। एक तरफ हम एयर कंडीशन 500 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आदमी के पास साइकिल नहीं है, खाने को पेट भरने को अनाज नहीं है। तो इस पे ज़रूरत है कि हम सब लोग गौर से सोचें। गवर्नमेंट
अकेले कुछ नहीं कर सकती, सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूँ। ये बात है अब से तकरीबन 2012 की। मेरे पास एक साहब है कि साहब मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप उसमें डायरेक्टर बन जाइए। और उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ दलित बच्चों को दाखिला देता हूँ साहब, किसी और को नहीं। चूँकि गवर्नमेंट ने ये किया था, गवर्नमेंट लिबरल थी, गरीबों को ऊपर लाना चाहती थी कि जो SC/ST है उसका तो पूरा फीस और हॉस्टल चार्जेस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पे करेगा। बाकी एक मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप था, उसमें भी 40-50 हज़ार रुपया साल में मिल जाता था। तो उनकी पूरी फीस, ये कॉलेजेस एक फॉर्म भराते थे, उनके अकाउंट खुलवाते थे और पैसा सीधा उनके पास आता था। तो वो करोड़ों रुपए इन बच्चों के नाम से कमाते थे। और इन्हें कोई तालीम के नाम पर कुछ नहीं, कुछ बच्चे तो आते ही नहीं थे, एग्ज़ाम नहीं देते थे। इस साल उनका एक कॉलेज में नाम गया, वहाँ स्कॉलरशिप आया, दूसरे साल उन्होंने दूसरी जगह दाखिला दे दिया, कॉलेज वालों ने बुला के दे दिया और उनसे कहा बेटा तुम आ जाओ, कभी आने की ज़रूरत नहीं, हम डिग्री दिलवा देंगे। उनके नाम से स्कॉलरशिप। अब मुझे खुशी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों के यहाँ छापे मारे हैं, इस पर छानबीन चल रही है, एक ATS वगैरह बनाई हुई है और लोगों को उजागर किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा छोटा मामला नहीं है, ये हज़ारों लाखों करोड़ का धंधा था जो इन प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज ने चलाया। लेकिन इसमें सिर्फ कॉलेजेस के मालिक नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्या किसी ने कभी पूछा कि आपके यहाँ डायरेक्टर है या नहीं, डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं, टीचर सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, ऑन पेपर सब चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कभी जोर नहीं दिया गया और मनमानी हुई। और अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो वहाँ की एजुकेशन को बर्बाद कर दीजिए। हमारी एजुकेशन बर्बादगी के किनारे पर है, तो इसकी अब क्या कर रहे हैं हम स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल तो ये इंडस्ट्री है, दे हैव टू अर्न, और जो कुछ देना चाहता है उसे आप कहते हैं ये तो चोर है। दिल्ली ने ये करके दिखाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में जिसमें कभी किसी अच्छे आदमी ने अपने बच्चे नहीं भेजे, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, टीचर आते नहीं, सब प्राइवेट में भेजते। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन फ़ी अप टू 50,000 रुपीज़ पर मंथ तक है। मामूली कॉलेजेस में 20,000 रुपये महीना है। कहाँ से देगा गरीब आदमी, कैसे पढ़ाएगा? तो आप सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके प्राइवेट में ला रहे हैं, जिससे लोग और कम पढ़ना शुरू करें। केजरीवाल ने करके दिखाया। उन सरकारी स्कूल को एट पार विश्व का, जिन्हें हम पब्लिक कहते हैं, वो पब्लिक स्कूल नहीं, वो प्राइवेट इंडस्ट्री है। एक तो नाम ही गलत है, ये नाम हटाना चाहिए। हम जो कहते हैं पब्लिक स्कूल, दे आर नॉट पब्लिक स्कूल, दे आर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट स्कूल लिखना चाहिए। तो केजरीवाल ने उनसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उनसे अच्छा रिजल्ट दिया, और इस साल 99 पॉइंट समथिंग इनका था, प्राइवेट का 90 भी नहीं था। इनके 300 बच्चे नीट में आए, मोर देन 500 बच्चे IITs और अच्छे कॉलेज में जाते हैं। तो ये है एजुकेशन। आपका एजुकेशन बजट क्या है? 5-6%। अच्छे मुल्कों में जो बजट होता है वो मोर देन 25% एजुकेशन पे जाता है। एजुकेशन अच्छी है तो मुल्क आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम होगा। अच्छे कपड़े पहन के आप चले जाएं, अच्छे हवाई जहाज़ में एक बड़ा स्टाफ लेके, इससे मुल्क बड़ा नहीं कहलाता। इस तरह की बातें हम छोड़ दें। आप फटे कपड़ों में जाएंगे, गांधी जी धोती में नंगे जाते थे, उनकी इज्जत थी करैक्टर से, कपड़ों से नहीं थी। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मैं नहीं बल्कि मेरे लोग वो आगे बढ़ें। वो बढ़ेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर मैं इंडिविजुअल बढ़ना चाहूँ तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ें, आपस का झगड़ा छोड़ें, मोहब्बत प्यार बढ़ाएं, पीसफुल माहौल बनाएं, और एजुकेशन पर ख़ास तौर से तरक्की अपना पूरा ध्यान दें। आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें कि इनका क्या होगा। जब मैं सोचता हूँ
तो मुझे नींद नहीं आती। आज बच्चा है नौजवान, बहुत होनहार, तनख्वाह कितनी, 25,000, एंड ही इज हैप्पी। चूँकि अब तक अब्बा देते थे 5,000 रुपये महीना, अब उसे 25 मिल रहे हैं, जिम्मेदारी कोई है नहीं। लेकिन बेटा कल शादी होनी तुम्हारी, जब शादी होगी तो आपको घर भी चाहिए। किराए का घर 20-30 हज़ार रुपये महीना से कम नहीं है। बीवी को आप साथ नहीं रख सकते। माँ बाप कहाँ तक करेंगे और कब तक रहेंगे? माँ बाप ना किसी के रहें ना रहेंगे। आज हम हैं, हम पे टाइम बहुत कम बचा है, आगे तो आप ही को आना है। तो मेरा ये कहना है, मेरी अपील है कि एक तो एजुकेशन का अब नया काम एक और हुआ है कि सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमें सब कुछ दे देंगी? क्या हमारे यहाँ टैलेंट्स की कमी है? हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं सुधारते? लेकिन हमारा मकसद है पैसा कमाना और 120 करोड़ को ज़मीन के नीचे ले जाना और 20 करोड़ को ज़मीन से लाखों फीट ऊपर उड़ाना। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आज की हमारा लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। वो जहाँ चाहते हैं उन्हें करके दिखा। तो मेरी अपील है कि हर चीज़ को सबको साथ साथ लेके चलें। नो डाउट पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एजुकेशन पे ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए। इससे नहीं चलेगा कि हिस्ट्री हटा दो, कुछ चैप्टर्स हटा दो, नहीं, नॉलेज ज़्यादा हो, कंपैरेटिव स्टडी हो, आगे सीखे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर हो, मेडिसिन के ऊपर जोर हो। जो हो रहा है एजुकेशन के साथ वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा। जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखिए इस प्राइवेट स्कूल एजुकेशन तो अच्छी है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एजुकेशन वर्स्ट है। ये हमें समझना पड़ेगा। स्कूलों में कोई कमी नहीं, प्राइवेट स्कूल दे आर गिविंग द बेस्ट, गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़, ये जो दुकानें खुली हुई हैं, कोचिंग सेंटर्स, इन्हें बंद करना चाहिए। कोचिंग सेंटर इसलिए हों कि बच्चा हफ्ते में एक दिन जाए, अपनी डिफ़िकल्टी नोट करे, वहाँ टीचर्स अवेलेबल हों, उन्हें क्लियर करें। अगर वो 8 घंटा सुबह 6 बजे उठता है बेचारा, 8 बजे स्कूल पहुँचता है, 2 बजे छुट्टी हुई, 3 बजे घर आया, 4 बजे कोचिंग चल दिया, 8 बजे 9 बजे घर कोचिंग से आया, पढ़ेगा कब? जब तक 1 घंटा में जो पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करने के लिए अच्छी तरह 4 घंटे चाहिए। तो जब उसने 12-14 घंटे तो बाहर पढ़ा, रिवाइज कब करेगा? माँ बाप इस पर खुश हैं कि हमने तो पेमेंट कर दिया कोचिंग सेंटर में, हमारा बच्चा तो अंग्रेज बन जाएगा, IAS बन जाएगा। अरे कहाँ से बन जाएगा, उसे आता कुछ नहीं। तो ये कोचिंग सेंटर बंद हो। इनका काम सिर्फ ये हो कि सब बच्चों को हफ्ते में हर सब्जेक्ट में 1-1 या 2-2 घंटा दें टू डिस्कस देयर डिफ़िकल्टी विद द टीचर्स, जो उनका क्लैरिफाई हो जाए, जो उनके डाउट्स हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया, स्कूल में टीचर सिर्फ जाते हैं बच्चों को कांटेक्ट करके अपने पास कोचिंग सेंटर में लाने के लिए। कुछ स्कूलों ने तो ये कर दिया कि कांटेक्ट पर कहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोर्स ख़त्म करना, आपको हम इतने पैसे देंगे। आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ाएं या 2 घंटे पढ़ाएं, तो उनकी जान बची, सैलरी नहीं देनी पड़ रही। इनकी जान बची, उन बच्चों के कांटेक्ट में आए, जैसे तैसे वहाँ कोर्स ख़त्म किया, उन्हें कोचिंग सेंटर में लाना है, कोचिंग में आकर के उनसे पढ़ेंगे। तो बच्चों को बर्बाद कर दिया आपने। अगर बच्चों को तालीम चाहते हैं तो बच्चों को खुद पढ़ना है, सिखाओ, माँ बाप टाइम दें। माँ बाप जो ये सोचता है कि हमने तो पैसा दे दिया कोचिंग को भी 1 लाख 2 लाख और हमारा बच्चा IAS हो जाएगा, भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोसाइटी पूरी स्कूल्स के ऊपर, स्कूल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ फीडबैक लें। आजकल वो बच्चों को भेज देते हैं 100-200 किलोमीटर, प्राइवेट कमरा लेकर के रहते हैं या अपार्टमेंट, 4 लड़के मस्ती मारते हैं। दुनिया के सब बुरे काम हो रहे हैं वहाँ पर। आप जाइए, देखिए, नोएडा में कम से कम 20 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर है एजुकेशन का, लेकिन जो चारों तरफ हो रहा है अपार्टमेंट्स में, जाकर के देखिए। तो इन बच्चों को, ये इनोसेंट हैं,
समझाने की ज़रूरत है, प्यार से, मोहब्बत से। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि टीचर्स इन्हें गाइड करें, अच्छी राह दें, अच्छी तालीम दें। सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दें। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने में ये सब करना है। ये मुझे आपको कहना था, क्योंकि जो एजुकेशन का हो रहा है वो रियल फॉर। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। AMU में पहले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोर देन 40,000 BTech के एंट्रेंस टेस्ट में बैठते थे। आज AMU ने 10 जगह बाहर भी सेंटर कर दिए, इसलिए कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो अलीगढ़ आने में, आसपास के सेंटर को अडॉप्ट कर लें। लेकिन कितने, इंजीनियरिंग में 6 या 7 हज़ार बच्चे बैठे हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं। आपका एजुकेशन, बच्चे समझते हैं जो AMU एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस था, कुछ चीज़ों में अभी भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये मैसेज चला गया कि यहाँ पढ़िए या कहीं और पढ़िए, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। जो उम्मीद करते थे पूरे हिंदुस्तान के कोने से बच्चे के AMU में जाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, शायद हम उसमें फ़ेल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।